परिचय मैं आपको दिए देता हूं। आप हमारे संस्थान से जुड़े रहे। आप देवेंद्र कुमार जी हैं, जिनका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा में 38वीं रैंक पर चयन हुआ है और ये डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम की पोस्ट पर चयनित हुए हैं। ठीक है, तो चूँकि मेरा तो परिचय पहले से है और मैं जानता हूँ, आपके संघर्ष को भी जानता हूँ, मैंने देखा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जब इनसे मुखातिब होंगे, इनसे जब आप प्रश्नोत्तर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, स्वागत करिए जोरदार तालियों से आपका। देवेंद्र जी प्लीज़ कम। जैसा कि सर ने आपको बताया कि मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैंने अभी यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में 38वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद को प्राप्त किया है। तो सबसे पहले तो यही है कि इस परीक्षा को पास करने में सबसे पहले जो सपोर्ट है वो आपकी फैमिली सिस्टम का रहता है। तो अगर आपकी फैमिली का, जैसे मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे मामा, मेरे भाई और सभी लोग हैं जो मेरे साथ जो है इस परीक्षा में जो है सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी की तरह मेरे साथ खड़े रहे और आपकी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रेरित करता है। तो ये क्रेडिट जितना संस्थान, उससे ज़्यादा कहीं मेरे माता पिता और मेरे भाई और मेरे रिलेटिव्स को जाता है। तो मैं आपको जनरल चीज़ें बता देता हूँ। मैं 2016-17 में मेरा बीएससी हुआ और बीएससी होने के बाद ही मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था। फिर मैं तो डिफरेंसेस भी नहीं जानता था कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी में क्या डिफरेंसेज है। ये नहीं पता था कि किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से तैयारी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं पता था। 0 सन्नाटा जिसको बोलते हैं, वही मेरे साथ था। बट ये था कि हाँ, मुझे कुछ करना है। यही जुनून जो है आगे यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा मददगार रहा। जब मैं बीएससी उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि कई सारे इंसिडेंट ऐसे लाइफ में होते हैं जो आपको एक नया मोड़ देते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार कुछ तो अच्छा करना चाहिए और उसी दौरान मेरा बीएससी चल रहा था और बीएससी करने के बाद सीधे मैं जो है सेंटर फॉर एम्बिशन में ही गया और सेंटर फॉर एम्बिशन में मैं गया तो मैं वहीं जाते कि जो है एडमिशन ले लिया। वहाँ से ये पता चला कि हाँ, यूपीएससी होता है कोई एग्ज़ाम और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। मैं इससे पहले सेंटर फॉर एम्बिशन से पहले एक जगह गया विजिट करने, ऐसे ही पता करने कि जैसे सब लोग जाते ही हैं कौन से संस्थान में क्या क्या है क्या नहीं। मैं चला गया तो मेरे साथ एक अजीब सा हुआ। मैं भी प्रॉब्लम्स के बारे में मैम ने बताया था कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और कर सकते हैं। तो मैं मैम से बोल रहा था मैम प्रॉब्लम्स तो तुक्के में हो जाएगा, मेंस जो है वो हम कर लेंगे। सबको लगता है ऐसा ही, सभी, क्योंकि हम लोग तैयारी में आते हैं, सब लोग नए नए होते हैं। सब लोग, अब तो क्या है कि यूट्यूब का जब से कोरोना काल आया तब से यूट्यूब पे जो है सोशल मीडिया, इनके माध्यम से थोड़ा जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं 18 में 17 मेरा ऐसे ही चला गया। मैं सेंटर फॉर एम्बिशन में आया और एडमिशन लिया, कुछ समय में पढ़ा और मैं लगा रहा। फाइनली मैंने 18 में अटैम्प्ट दिया, मेरा हुआ नहीं। मैं चला गया कि ठीक है, थोड़े दिन तैयारी किया, एग्ज़ाम दे दो, नहीं हुआ मेरा। 18 के बाद से मैंने जो है यूपी पीसीएस की ओर देखा। पहले मैं यूपीएससी एक अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, दूसरा दिया, नहीं हुआ। फिर 18 के बाद मैं सोचा कि देखो तैयारी फिर से करते हैं। 18 के बाद थोड़ा सा विराम आया, मैं कुछ समय के लिए दिल्ली चला गया और दिल्ली जाने के बाद एक कोचिंग्स में मैंने वहाँ भी एडमिशन लिया। वहाँ से सारे पैसे वो लोग लेके भाग गए, तो वो नहीं हो पाया। वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप जाते हैं बाहर। दिल्ली मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया था और इस फील्ड में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा नाम सुनते ही हैं, सारा हाइप बहुत है कोचिंग्स का या यूपीएससी के बारे में भी कि यूपीएससी बहुत बड़ा चीज़ है और हम लोग सोचते भी हैं, सच में है भी। ऐसा नहीं है कि पद तो सच में प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा है। कुछ ही समय में जो है सबको डराने वाला कोरोना आ गया और उस दौरान बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो हो नहीं पाती है और उसी में काफ़ी समय चला गया। और 2021 से जो है मैं प्रीलिम्स पे यूपी पीसीएस पे जो है पूरी तरह से फोकस्ड हो गया कि नहीं, अब यूपी पीसीएस देना है कि एक कुछ ना कुछ तो हो। हाँ, उसके साथ साथ एक चीज़ और रही कि मैं अपना प्लान भी लेके साथ चलता रहा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से मैं करता रहा, बरेली कॉलेज बरेली से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से, सोशलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस, इन 3 सब्जेक्ट्स में मैंने मास्टर्स किया
और 2021 में मैं नेट से जो है मैंने 2021 में मैंने जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई किया। तो इस तरह की जर्नी चलती रही। और सोशलॉजी से मैंने एमए इस वजह से किया क्योंकि अपने यूपीपीसीएस में एक पोस्ट होती है, एक चाइल्ड लेबर शायद होती है इस तरह की कोई, सीडीपीओ, एक सीडीपीओ की पोस्ट होती है और दूसरा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। तो इनमें क्या हो जाता है, हम लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाती है क्योंकि स्पेशल प्रेफरेंस वाली चीज़ें आ जाती हैं। इस वजह से मैंने वो किया था। और हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, तो हिस्ट्री में मैंने इंटरेस्ट, और दूसरा मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा, इस वजह से मैंने हिस्ट्री में जो है मास्टर्स करना उचित समझा। इसी तरह से जर्नी चलती रही और फाइनली ये था कि 21 में मेरा नहीं हुआ, 22 में भी मेरा नहीं हुआ, 23 में मेरा 5वां अटैम्प्ट था। और अभी क्या है कि 5वें अटैम्प्ट मेरे आप सभी जानती हैं कि यूपीपीसीएस से ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया है, GS 5 और GS 6 नए 2 पेपर जुड़ गए हैं। तो मेरे लिए भी सब नया था और सभी के लिए नया था। कोई चीज़ नई ऐड होती है या हटती है तो सभी के लिए, किसी एक के लिए नया नहीं होता। वही सारी चीज़ें थी। मैं दिया प्रीलिम्स, वही सारी स्ट्रेटजी था। कई जगह एनालिसिस में किया कि एनालिसिस करने के बाद ये लगा कि भाई कहाँ कमियाँ रह रही हैं। एक्चुअली जब मैं 2022 का मेरा जो प्रीलिम्स था यूपीपीसीएस का, तो मेरा 127 तो जीएस में हो गया था, बट मैं सीसैट में 1 मार्क से फेल हो गया। मेरी मार्कशीट आई तो 65 नंबर थे। तब मुझे बहुत बुरा लगा और ये क्लियर हो गया था कि भाई जीएस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आपको सीसैट पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और सीसैट में होता क्या है कि यूपीपीसीएस में जनरली हम लोग हिंदी में उस तरह का चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, कॉम्प्रीहेंशन ईजी होता है। बोर्ड पे बात कर लेंगे उन सब के बारे में, अभी जनरल चीज़ें बता देता हूँ। तो मेरा हुआ नहीं, और उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल वाला एक 20 से 30 क्वेश्चन शायद पीसीएस में आते हैं, वो सेक्शन मेरा बहुत कमज़ोर था। उसी की वजह से मेरे जो सही नंबर वाले क्वेश्चन थे वो कट जाते। फाइनली 23 में मैंने थोड़ा सा मेहनत किया और रीजनिंग पे थोड़ा पकड़ बना लिया। और 23 में क्या था कि मेरा प्रीलिम्स पहली बार हुआ, मेंस पहली बार हुआ, इंटरव्यू पहली बार हुई, पहली बार में ही हो गया। और फाइनली मैं 38 रैंक के साथ जो है आपके समक्ष हूँ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आप सभी लोगों से कि समय मुझे बहुत ज़्यादा लगा। आप लगा सकते हैं करीब 6 से 7 साल की मेरी जर्नी रही है इसमें। और मैं गया तो सब लोग इसी वजह से जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं कि सीधे हमको आईएएस बनना है, कलेक्टर साहब बन जाना है, गाड़ी ले आना है। हालांकि गाड़ी नहीं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं आपके समक्ष। तो वही सारी चीज़ें हमारे साथ भी रहीं। यूपीएससी का था कि यूपीएससी हो जाए, और मैं लगा भी उसी में हूँ अभी भी। बट ये था कि आपको एक जॉब सिक्योर कर लेना चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लेते हैं अगर स्टेट पीसीएस में, तो आपको कुछ थोड़ा सा एक्सपर्ट लगाने, मतलब आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और मेरा भी यही था कि एफ़र्ट लिया मैं कि वही प्रीलिम्स की ओर जाया जाए और एक आपकी जॉब सिक्योर हो जाए। मैं पीसीएस की ओर गया, पीसीएस में आपके समक्ष हुई अभी। अब सोचता हूँ कि मेरे आगे एसडीएम है, तो मैं सोचता हूँ कि अभी एस हटा दिया जाए, समय भी है, तो सीधे जो है तो यही है। अभी मेरे पास समय, अटेम्प्ट, सारी चीज़ें हैं, और कभी किसी दिन और मौका मिला तो आपके समक्ष यूपीएससी क्लियर करके होंगे। तो अभी आपके जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चन मेरे से हों तो मैं बताने को तैयार हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी। तो GS 5 और GS 6 में देखो 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ, हाथ करके दे चल के। GS 5 और GS 6। GS 5 में क्या है कि ये तो सिंपल होता है, नहीं ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि हिस्ट्री का पार्ट है और कल्चर का पार्ट है, और थर्ड क्या है इसमें, ज्योग्राफी है और सोसाइटी, यही तो है ना GS 5 में। तो GS 5 में हम जैसा पढ़ते चले जाते हैं भैया, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा चेंज होती नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी यूपी स्पेसिफिक है, उसका नाम ही यूपी स्पेशल है। तो थोड़ा लोकेशन वगैरह, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी लोकेशन उत्तर प्रदेश में है, तो सीधे से मैप ड्रा करो और उसको जो है कर लो। तो GS 5 की तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। मैं दिया, नया था पेपर मेरे लिए भी, बट ये था कि आपको जब ये पता होता है कि ये पेपर है तो सबके लिए नया है, किसी एक व्यक्ति के लिए नया नहीं है। और सिलेबस तो डिफाइन था, बट ये नहीं पता था कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जीएस में पहले से कुछ क्वेश्चंस जो है यूपी स्पेशल के रहते थे, तो उससे कुछ आइडिया लग जाता है। और ये था कि
GS6 के बारे में बताता हूँ। GS6 में क्या है कि इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है नहीं। तो इसमें क्या है कि आपके करंट वाले सब क्वेश्चन जो है बहुत सारे बन जाते हैं, तो इस वजह से इस सब्जेक्ट पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी वही किया था। इसमें एग्रीकल्चर वगैरह एग्रीकल्चर है, बाकी और जो सिलेबस है आप लोग देख लेना। तो GS6 थोड़ा टफ है, GS5 उतना ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा आसान है। और GS5 या GS6 के लिए आप मार्केट से कोई भी एक सिंगल रिसोर्स या आप जिस संस्थान में सेंटर फॉर एम्बिशन में यहाँ के रिसोर्स जो है आप उसका सिलेबस देख के, और अब तो 2023 का PYQ भी आ चुका है नहीं, इस बार का 2023 का पेपर आप लोग देख लेना, उस पैटर्न के बेस पे जो है आप लोग तैयारी शुरू कर देना, और मुझे लगता है कि आप GS5 एंड GS6 में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू। भाई सबसे पहला आपने जो बताया कि 2-3 क्वेश्चन है, इसको कैसे हटाया जाएगा? अच्छा अच्छा अच्छा। भाई देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बतानी पड़ेंगी, जैसे है नहीं, और दूसरा ये 2 वर्ड्स तो होते ही हैं, है नहीं। भाई आप सबसे पहले आपका पता होना चाहिए कि किस तरह से आप किस ओर जाना चाहते हैं ना? जैसे कि मैं तो BSc के बाद तैयारी शुरू किया, कुछ बच्चे 12th के बाद तैयारी शुरू करते हैं, और कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो ये रहता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड है नहीं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप अच्छे हैं, 3 इसमें भी कैटेगरी होती हैं, AIC को, है नहीं, ये रहता है। अगर आप इस तरफ से हैं, अपर से हैं, तब आप जो है कुछ समय लेकर के सीधे आप इसी पे फोकस्ड रहिए कि हाँ सिर्फ UPSC है, 1 साल नहीं लगा, 2 साल 3 साल 4 साल में आप अपनी कमियां पहचानिए और उसी में लगे रहिए। अगर आपको लगता है इधर से हैं तब भी लगे रहिए। अगर आप इस ओर हैं, इसका मतलब है लोअर या ग्रास रूट लेवल, तो यहाँ से क्या रहता है कि हमारे मन में भटकाव रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमको मिल जाए। और तीसरा रहता है एज फैक्टर। एज फैक्टर, आपने 12th के बाद तैयारी शुरू की, तो आप मतलब ग्रेजुएशन तक जो है आप लोग जो है बेसिकली इसका जो क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या रिक्वायर होती हैं चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जान जाते हैं, और लगभग आपकी तैयारी तब तक हो जाती है नहीं। और आप आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी करते हैं और आप बिल्कुल गाइडेंस के अभाव में हैं, आपको कुछ ज़्यादा पता है नहीं, तो चीज़ें क्या होती हैं कि आपको 1 2 3 4 असफलताएँ मिलती हैं, तो लगता है, हर किसी को लगता है, आप ही नहीं कोई भी हो, कि भटकाव आना लाजमी है, लगता है कि कोई और एग्ज़ाम देख लिया है साथ साथ में। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके साथ 2 4 3 असफलताएँ हैं, तो उसके साथ आप एक काम कीजिए कि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम है उनको दीजिए, बट आपका मेन फोकस जो है आप उसी पे जो है फोकस्ड रहिए, उसी पे आप करते रहिए, साइड में एग्ज़ाम देते रहिए। और प्लान बी के तौर पे आप अपनी एजुकेशन जो एकेडमिक है उसको आप साथ साथ लेके चलिए, तो इससे आप अपने भटकाव से बच जाएंगे, और दूसरा आपका जो मेन टारगेट है उसकी ओर आप फोकस्ड रहेंगे। थैंक यू। और किसी का? मेरा रिवीजन था, तो मैं क्या था कि 1 से 2 बार जनरली, सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन, उसको आप अपना बेस मजबूत कर लीजिए। आपका एक बार बेस मजबूत हो जाता है तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ना, कट एंड क्लियर इसको बोलते हैं, क्लियर सारे कॉन्सेप्ट आपके हो जाते हैं। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं कि वो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं, वो आप नहीं भूलते हैं। बट आपके कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, वो फैक्ट्स के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, और फैक्ट्स में कुछ डायनामिक होते हैं, कुछ जो है स्टेबल हैं, तो आप दोनों में क्या करिए, थोड़ा अंतर रखिए। उनमें जो स्टेबल वाले हैं उनको ऑलरेडी आप अच्छे से बार बार कभी कभी देखते रहिए, आपको हो जाएंगे। और डायनामिक है तो उन पर फोकस्ड रहिए, इस हिसाब से आपकी रिवीजन भी हो जाती है। और रिवीजन का सबसे बेस्ट मतलब मेरे हिसाब से जो फंडा है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने नंबर ऑफ टेस्ट जो है प्रीलिम्स के लिए हर साल बहुत ज़्यादा दिए थे, तो इस तरह से जो है मुझे कहीं ना कहीं जो है फैक्ट्स याद हो गए। और तीसरा, जब हम प्रीलिम्स देते हैं तो उस समय क्या होता है कि आप पूर्वावलोकन पढ़ते ही हैं, ये लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी UPSC या UP PCS दे रहे हैं, UPSC के लिए तो नहीं, लेकिन UP PCS जो लोग फोकस्ड हैं वो लोग पूर्वावलोकन पढ़ते होंगे।
तो इसी से हो जाता है बस। और किसी को कुछ पूछना है क्या? यूपीपीएससी, यूपीएससी यूपीएससी के लिए भाई, यूपीएससी के लिए तो करंट के लिए जहाँ तक मैं हूँ, मैं तो सेलेक्ट नहीं हुआ, बट जितना मेरा अनुभव है उस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ, कोई भी एक मैगजीन आप ले लीजिए और न्यूज़पेपर जितना हो आप पढ़ लीजिए पर डे के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि वो करंट अफेयर्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता कि, बट मैं ये बता जरूर सकता हूँ कि हाँ, आप कैसे पहली बार में जो है अपना टारगेटेड कर सकते हैं। देखो, नंबर जितने आप स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग जो है यूट्यूब पे टॉपर्स देखते होंगे, सारे लोग दो ही तीन चीज़ें कॉमन बताते हैं। मैं भी इस मंच पे हूँ तो वही चीज़ें बताऊँगा, और इस मंच पे तब भी मैं बोलता वही, सच बात वही है। आप PYQ देखिए, सिलेबस देखिए, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाइए, नंबर ऑफ टेस्ट ही लगाते जाइए। ये तीन चार चीज़ें होती हैं, और आपका बेसिक अगर सही है तो आप, मुझे लगता है कि पहली बार में आप टैकल कर सकते हैं। चलो अभी बताते हैं, इसी से बताना पड़ेगा क्या होगा। इच्छा ये है, एक तो इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश, मैथ्स है, रीजनिंग है, नहीं हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग, और इसमें है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये है नहीं। और यहाँ से क्या है कि आपको, मुझे लगता है 25 से 30 क्वेश्चन तो ये वाला सेक्शन आपसे पूछ रहा है, और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसमें है, और 10 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश का है, और मैथ्स का शायद 30 प्लस रहता है, और रीजनिंग का 15 मान लेते, इस हिसाब से आप मान लीजिए, है नी। 30 10 40 और 30 70, हाँ ठीक है, इस तरह का रेशियो है नहीं आपका सी सेट का। अगर आप कह रही हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा वीक हैं, तो मैथ्स अगर रीजनिंग में आप वीक हैं, फिर भी आप मान के चलिए कि आपके कम से कम मैथ्स में 30 है, तो मुझे लगता है कि 8-7 क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, है नहीं। 8-7 क्वेश्चन आप बनाइए मैथ से। और रीजनिंग में क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग है, और आपका एज वाला है, ब्लड रिलेशन है, और इस तरह की चीज़ें आप, और आकृति वाली, इस तरह के अगर आप क्वेश्चन करेंगी तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके इधर से बन जाएंगे। रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती नहीं है, मैथ्स भी उतनी ज़्यादा टफ होती नहीं है। हिंदी में आप ये कीजिए कि जो आपका पहला चैप्टर हिंदी में क्या होता है, वर्णमाला वाले क्वेश्चन से आते हैं, और वर्णमाला के क्वेश्चन से आता है, और दूसरा आता है वो लैंग्वेज करके कि ये कौन सी है, अपभ्रंश वाली, इस तरह कुछ है, मुझे अभी याद नहीं है सही से। तो आप इस तरह का लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ये दो चीज़ें रट लीजिए। उसके बाद इसमें क्या है, पैसेज, ये पैसेज सबसे आसान होता है, इस पैसेज से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये तो आपके लिए सबसे आसान इजी होता है। तो 7-8 क्वेश्चन आपका ऐसे को हो गया, वो पैसेज से हो गया, तो आप पैसेज से 7-8 क्वेश्चन निकाल लीजिए। इंग्लिश का भी है, इंग्लिश का आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन का आता है। इस तरह से चीज़ें होती है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। हिंदी 15 से 20 आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं हिंदी पे, और इंग्लिश पे फोकस्ड हो जाइए। क्या उसमें क्या है कि एक्टिव पैसिव है, एंटोनिम्स नोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर 15 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हैं, किससे, इंग्लिश से। तो 15 और 10 कितने हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन तो आपको यही हो गए, और हमें चाहिए कितने, 33, तो 25 ये हो गए। आपके मैथ्स के मैंने बताया कि 7-8 क्वेश्चन ऐसे ले लीजिए, 7-8 क्वेश्चन आप इससे कर लीजिए। तो अगर इससे हम 15 क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम टोटल क्वेश्चन मिलाते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 40, और आपको कितने में पास करना है, 33। तो आप इस वे में कर सकते हैं। इस तरह से आप कीजिए कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितना आ रहा है, कौन सा इजी एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सी सेट में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका जहाँ तक मैंने किया है, इसके कुछ क्वेश्चंस तो आसान है, तो उसके लिए सिर्फ वही है PYQ,
आप इसी पे कीजिए जितना है उसी से। जैसे हम लोग घटना चक्र या PYQ लेते हैं तो PYQ के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड मत होइए क्योंकि ये बहुत डायनामिक है, समझ में नहीं आता, इसकी लैंग्वेज बहुत जटिल होती है। शायद आप लोगों को आसान लगती हो, मुझे जटिल लगती थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा सही नहीं हो पाया था। मैं भी इसी स्ट्रेटजी से गया और शायद इसी स्ट्रेटजी से मेरा सीसेट हुआ। कंटेंट के लिए तो देखो यूपीएससी हो आयोग ने, दोनों आयोग ने क्या किया है कि अपना सिलेबस डिफाइन किया है, तो आप उसका सेंटर फॉर एम्बिशन ने भी माइक्रो टॉपिक करके दिए हों, है नहीं, माइक्रो टॉपिक एक तो ये हो गया, है नहीं। माइक्रो टॉपिक वाला सिलेबस है, सिलेबस से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, समय भी बच जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। दूसरा रहता है कि इसमें आपने ये पढ़ लिया, उसके साथ साथ ही क्या रहता है, सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, ये PYQ मेंस का और प्रीलिम्स का, दोनों को उठाइए, उनसे देखिए किस सेक्टर पे किस तरह क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि हमको किस मतलब एरिया पे ज़्यादा मेहनत करना होता है, उसी बेस पे आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमको होती है करंट में, है नहीं, क्योंकि करंट का नहीं पता होता कि क्या क्या है, लेकिन करंट के भी एरिया जो है हम लोग PYQ जब देखते तो पता चल जाता है किस एरिया पे ज़्यादा फोकस्ड है। और हमको 100 में आउट ऑफ 100 तो क्वेश्चन करना है नहीं यूपीएससी के लिए भी, तो उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए और आपके वीक पॉइंट कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं उन पे फोकस्ड हो जाइए और आप अच्छे से कर सकते हैं। और कोई, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। ये दोनों बातें आपके कंफर्ट जोन की हैं, आप जिस तरह से कंफर्ट करते हैं। जैसे आपके दोस्त जितने हैं, आपका जितना फ्रेंड सर्किल है, अगर वो हेल्दी फ्रेंड सर्किल है और उसमें हेल्दी डिस्कशन होती हैं तो आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ये नहीं है कि लंबे समय तक डिस्कशन हो, लेकिन किसी मुद्दे को लेकर के आप जो सही है उस पर करें तो सही है। और रहा कि आप अकेले पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपका, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला नहीं पढ़ पाता, मैं पढ़ता हूँ तो अब ये भी नहीं कि कंटिन्यू पढ़ता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ पढ़ता हूँ, ब्रेक लेता हूँ पढ़ता हूँ, ये मैं इस तरह से पढ़ता हूँ। बाकी आप अपना जानते हो कि आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है। आपको अकेले पढ़ना पसंद है तो आप अकेले पढ़िए, दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना पसंद है तो उनके साथ आइए। एसए का टॉपिक, एसए में जैसे यूपीपीसीएस का है तो यूपीपीसीएस ने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि हम, हमारे 9 पॉइंट हैं, हम इस सेक्टर से जो है इन्हीं पॉइंट पे पूछेंगे। और रहता है कि अगर यूपीपीसीएस में जाएंगे तो हमको ये पता होता है कि किस तरह से आ सकते हैं। जैसे इस बार का G20 समिट हुआ था, तो इंडिया में G20 समिट हुआ तो ये पता चल गया कि ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लेना चाहिए, हो जाएगा, आएगा। और चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो बहुत बड़ी घटना थी कि इंडिया ने जो है सफलता प्राप्त की, तो वो एक बड़ी घटना थी, तो इस पे ये पता था कि इस पे आएगा। और तीसरा, उसने एग्रीकल्चर और साइंस टेक का एरिया डिफाइन किया है, तो एग्रीकल्चर पे आप PYQ उठाइए उस बेस पे, और करंट में क्या चल रहा है उसका जो है आप पढ़ लीजिए तो वो तैयार हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं आता। मेरे साइड से करें। हम्म। आप यूपीएससी के लिए पूछ रहे हैं या यूपीपीसीएस के लिए, पहले ये बता दीजिए। यूपीएससी के लिए पूछ रहे हैं। जैसे पहले क्या था कि मैंने भी 4 अटैम्प्ट दिए, मेरा हुआ नहीं, है नहीं, मेरा नहीं हो पाया। हालांकि मैं जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो दिक्कत ये है कि मीडियम का, हम भी पहले यही सोचते थे कि मतलब मीडियम का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन अगर सच मायने में ये है कि प्रीलिम्स पास करना सबसे बड़ा हर्डल है यूपीएससी। और इसमें क्या है कि 400 से 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वही प्रीलिम्स क्रैक कर पाते हैं, जब और उधर क्या है कि आपके 10 से 12 हज़ार बच्चे पास कर रहे हैं,
तो आपका रिजल्ट उसी हिसाब से परसेंट के हिसाब से कम ही रहेगा ना। फिर भी जो है हिंदी मीडियम में मुझे लगता है 25-30% अब बच्चे जो है क्वालिफाई होने लगे हैं। मीन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, ओवरऑल पोस्ट का नहीं बता रहा हूँ। तो आप अगर जितना बच्चे मान लो अगर 500 बच्चों ने क्लियर किया, तो 500 बच्चों ने क्लियर किया, अगर उनमें से जो है अगर 30% या 50% बच्चे भी अगर मेंस लिखने जा रहे हैं तो 250 हो गए, उनका 50% निकालेंगे तो 75 हो गया, या आप जो है 20% मान के चलिए, तो उस बेस पे ही बच्चे जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। उधर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले ज़्यादा हैं तो रिजल्ट भी उन लोगों का ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा बैरियर है, और शायद अब मैं भी आपके साथ ही हूँ, आगे एग्ज़ाम देंगे तो पता चलेगा। बाकी तो मुझे अभी मैं जितना एनालिसिस किया हूँ मुझे इतना ही पता है अभी। थैंक यू। मुझे लगता है कि देखो सबसे पहले खुद के इंटरेस्ट की बात होती है और अपना डिसीजन। अगर आप अच्छे डिसीजन लेना जानते हैं और दूसरा आपका इंटरेस्ट है तो आप वही कीजिए, क्यों ही किसी के दबाव में क्या करना है, बाद में समय आपका जाएगा। तो सबसे पहले ये सीखिए कि क्या है कि हमको ये अच्छा रहता है कि हम किसी दूसरों की गलतियों से सीखें। कई सारे स्टूडेंट, जिस तरह से आपने क्वेश्चन बताया, जिस तरह से आप खुद ही बता रही कि इतनी इतनी साल लगा के बच्चे जो हैं फाइनली नहीं सिलेक्ट हो पाते या कुछ अच्छा नहीं कर पाते, तो वो नहीं कर पाते। आपको पता है कि वो स्टूडेंट नहीं कर पाते, तो जो भी इस तरह का डिसीजन लेना चाहता है तो उस तरह का 1-2 साल में आप डिसाइड कर लीजिए और अपना इंटरेस्ट देख लीजिए। अगर 1-2 साल में मान लो इस हौवे के चक्कर में आप पढ़ने आ गए हैं, अगर आपको लगता है कि 2 साल में आपका इंटरेस्ट बन गया है तो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं लगता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं हो पाता है तो आप जिस सेक्टर में अच्छे, जिस फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हैं आप उसी फील्ड में चले जाइए बस। यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए सीसेट की, तो सीसेट में देखो पैसेज का रहता है 28 से 30 क्वेश्चन आते ही हैं। तो पैसेज में रहता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके टैग वर्ड्स, कि जैसे इम्प्लाई करके वर्ड होता है नहीं। तो इस तरह के अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अजम्पशन बेस्ड पे तो हम लोग कर जाते हैं क्योंकि अजम्पशन अच्छे खासे हम लोग कर लेते हैं ठीक ठाक से। लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है उनमें अजम्पशन बेस्ड है या कोई और टैग वर्ड लगा के हैं, क्योंकि मुझे ये सारे अभी याद नहीं है। तो उन बेस्ड पे क्या करते हैं कि हम इतने नियर बाई उनके दोनों के आंसर के बीच में हम 50-50 में फंस जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ बहुत बड़ी गलती हो रही है। और दूसरा है कि नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन जो है 7 से 8 बढ़ गए हैं, तो अगर हम नंबर सिस्टम्स थोड़ा अच्छा से कर लें और थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैंने भी अभी थोड़ा अच्छा किया है नंबर सिस्टम, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा हम लोग कर जाएंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सीसेट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट सीसेट पे उतना ही ध्यान दीजिए 1 से 2 घंटे। अब का समय तो ऐसा है कि अभी 90-95 दिन बचे हैं अभी एग्ज़ाम के, तो अभी डेली अगर किया जाए और नंबर ऑफ़ टेस्ट लगा लिए जाएँ, PYQ नंबर ऑफ़ टेस्ट मुझे लगता है 10 से 15 आप लगा के जाएंगे तो निश्चित ही आपके स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा पिछली बार लगाया था, तो मेरा क्या था कि मैं 60 क्वेश्चन जीएस में सही किया था, तो मेरा काट पीट मैंने 85 टोटल अटेंड किए थे, 60 क्वेश्चन मेरे जीएस में सही थे, शायद 51 पॉइंट कुछ क्वेश्चन मेरे बच गए थे, यानी कि जीएस मेरा क्लियर था। सीसेट में मैं क्वेश्चन किया तो मेरा 25 क्वेश्चन बचा था। तो मुझे लगता है कि जो मेरा मतलब कॉम्प्रिहेंशन वाला एरिया था वो 30 में मेरा 12 सही गया था, काट पीट के 6 मुझे मिला। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन पे आप ध्यान देंगे और अभी से ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि उन टैग वर्ड्स को पकड़ के और डेली बेस पे कुछ एक दो एडिटोरियल लेके आप अपना डिसीजन देंगे तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा वो। मुझे लगता है कि एक अच्छे आंसर की कोई स्पेशल तो डेफिनेशन नहीं होती, हाँ, लेकिन कुछ एक पैटर्न्स है जिसको मैं बता सकता हूँ कि उस बेस पे अगर आप काम करेंगे तो निश्चित ही आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। जैसे क्या रहता है कि पहले सारे लोग यही बोलते हैं, मैं सेलेक्ट हुआ हूँ तो मैं भी यही बोलूँगा कि हाँ, क्योंकि मैंने वही फॉलो किया है, तो ये मेरे विषय में है। और जैसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन का हम टैग वर्ड देख लेते हैं कि एक्सप्लेन करो, उस पर टिप्पणी करो, या आलोचना या समालोचनात्मक क्वेश्चन है, जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे मान लो कि मूल्यांकन करने वाला कोई क्वेश्चन आ गया, अगर मूल्यांकन करने वाला कोई क्वेश्चन आया है तो आप उसको 2 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करके आप लिख सकते हैं कौन सी अच्छाई है कौन सी बुराई है। और प्रीलिम्स जैसे यूपीएससी और यूपीएससी अभी बताते हैं, जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस,
इन दोनों में क्या है कि आंसर में थोड़ा सा अंतर तो रहता ही है। यहाँ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत बड़े घुमा फिरा के खूब पूछे जाते हैं। यहाँ यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, उसकी क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज़ मिली, यहाँ पर ऐसा था, उसकी विशेषताएं बताइए, फिर और कोई टैग वर्ड लगा देगा। यहाँ क्वेश्चन लेंथी होता है, यहाँ क्वेश्चन छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन के लिए समझने के लिए वही कीवर्ड जो है उनके, तो कीवर्ड्स पे काम करना होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आया, कोई अच्छा क्वेश्चन अगर आपको लिखना है, आपने जैसा बोला है, मैं जहाँ से लिखा हूँ उस तरह से मैं बता रहा हूँ। जैसे आ जाए कि किसी क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारण बताइए, तो यहाँ कारण, यहाँ टैग वर्ड क्या था, कारण। तो इसमें जो है जैसे ही आपने उसका थोड़ा सा इंट्रो दिया, इंट्रो देने के बाद आपने 25 से 30 शब्द लिख दिए, मतलब यूपीपीसीएस का बता रहा हूँ मैं अभी। यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आपने लिख दिए, तो उसके बाद ये कारण कीवर्ड जो है ना, ये मोटा मोटी लाइन में आपका होना चाहिए। उसके बेस पे आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कारण का, या कोई और भी तरीका है। जैसे कारण में तो मुझे लगता है ऐसे ही आप लिखेंगे कारण क्या है, और सीधे नीचे क्या दे देंगे कि आपने इंट्रो लिखा, कंक्लूजन, ये रहता है। और दूसरा क्वेश्चन और आ गया मूल्यांकन करने वाला। तो यहाँ मूल्यांकन में स्रोत आपके पॉजिटिव पॉइंट्स, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स, इंट्रो इसमें भी दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह का रहता है। और कई सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट है, मैप है, मैप, पाई चार्ट, ये डायग्राम आपको डालना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि कुछ चीज़ें यूनिकनेस आपको लानी होती हैं। यूनिक में क्या रहता है कि आप अपना पर्सनल बना लीजिए कुछ भी, क्योंकि जैसे कि मैं था तो मैं देखा कि फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा आ रहा है। फूड प्रोसेसिंग पे हर साल क्वेश्चन आता है। मैं देखा, ट्रेंड देख लिया जनरल कि मेंस में चल क्या रहा है। फूड प्रोसेसिंग पे डेली था, तो मैं क्या करता, फूड प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बनाया था अपना। ये क्या हो गया सर? तो फूड प्रोसेसिंग में मैं लिखा कि यहाँ पर ऐसे, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ मैं कैसे किया था, यूनिकनेस अपना। यहाँ लिख देता था कि ये किसान है, और ये किसान अपना अनाज कहाँ बेचेगा, मार्केट में। फिर ये मार्केट से चला जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पर ये प्रोसेस्ड होगा। तो यहाँ मैं लिख देता कि यहाँ प्रोसेस्ड होगा। फिर यहाँ से ही मैं ले जाता इस चैन को कि ये प्रोसेस होके जो है फिर ये जाएगा मार्केट में, मार्केट में फिर ये जाएगा उपभोक्ताओं के पास में। तो इस तरह का एक चैन को इससे लिंक कर देता, और फाइनली ये उपभोक्ता ही कौन होगा, ये भी किसान निकलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे के दिखा दो कि मान लो ये आलू है, आलू गया, आलू को किसान ने बेच दिया मंडी या मार्केट में, यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर जो है बाज़ार में जाएगा, और ये जो है उपभोक्ताओं के पास जाएगा, या जो है वो फैक्ट्री या किसी सेकेंडरी सेक्टर में चला जाएगा। अब सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ जा गया तो यहाँ पे क्या बन गया, इसके चिप्स बन गए, है नहीं। अब चिप्स बन गए, चिप्स बन के ये फिर से बाज़ार में आया, और बाज़ार के पास, बाज़ार से जो है फिर से ये किसान या किसी अन्य के पास चला जाएगा। तो इस तरह का थोड़ा अपना यूनिकनेस रहता है, ये आपको अन्य बच्चों से थोड़ा अलग कर देगा। जैसे किसी को अगर यही क्वेश्चन में किसी को 5 मिलने के होंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि 5.5 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये आपका अपना काम है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर जो है आप अपना काम कर सकते हैं, और किसी दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा 2-4 मार्क्स आप अच्छे गेन कर सकते हैं। वही आपकी रैंक है, आपको जो है मेंस क्वालिफाई करने में हेल्प कर देता है। पॉलिटी में तो एम लक्ष्मीकांत सर, एम लक्ष्मीकांत और आपके क्लास नोट्स होंगे ही, यहाँ पढ़ाया जाता है, तो आप वही पढ़िए। पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा डरना है नहीं, मुझे लगता है पॉलिटी सबसे इजी सब्जेक्ट तो पॉलिटी होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। कुछ चीज़ें करंट की रहती हैं, करंट को आप ऐड ऑन कर दी उसके साथ में हो जाता है। और इकोनॉमिक्स के लिए आप बात कर रही हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए मुझे लगता है क्लास नोट्स ही सफिशिएंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। PYQ और क्लास नोट्स वो सबसे अच्छा है। मेरे 2 सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। क्योंकि पॉलिटी में आपने एक बार अगर समझ लिया तो आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर। इकोनॉमिक्स में अगर आपने एक बार जो है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, आपने बैंकिंग एक बार पढ़ लिया कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, SLR क्या होता है, तो ये अगर आपने एक बार पढ़ लिया आपके कॉन्सेप्ट बन गए। उसके बाद आप डेली न्यूज़पेपर या करंट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। बस इस तरह से ही रहता है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि
डरने की बात है नहीं, पहले सबसे पहला अपना फाउंडेशन क्लियर कर लीजिए अच्छे से, बेस। किस तरह के पूछे जा सकते हैं? देखो 3-4 चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में सबसे पहला क्या रहता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे आपका एकेडमिक जो बैकग्राउंड रहा है वो सबसे मजबूत होना चाहिए। जैसे आप साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन। तो आपका ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट रहा है तो उसका जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया है या कोई आपने जॉब किया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और तीसरा रहता है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। शायद मेरे से तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट हो सकता है किसी से पूछ लें, जैसा टॉपर्स बताते हैं। अगर इस तरह का पूछ ले तो आपका वो रीजन पता होना चाहिए उसके पीछे का। और आप अगर नो बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, तो वो सॉरी के 2-3 तरीके होते हैं कि सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, या मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, या सर मैं इसको देख लूँगा। इस तरह के 2-3 तरह के सॉरी होती हैं, उनको आप बता देंगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक रहेगा। और तीसरा ये रहता है कि आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में जो करंट के मुद्दे हैं, अगर आपको उनको पढ़ के जाएंगे तो आप जो है निश्चित रूप से जाएंगे। तो ये चीज़ें तो होती हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आप सर्विस में क्यों हैं, या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। कई सारी चीज़ें आपको सिचुएशन बेस्ड आती हैं, वो आप इथिक्स जब पढ़ते हैं तो इथिक्स जब पढ़ते हैं तो उस चीज़ में कई सारी केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं। तो उन केस स्टडी जो है हमको वो सिचुएशन को हैंडल करने में आपको हेल्प कर देती हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। इस तरह से ही आप कर सकते हैं इंटरव्यू। मेरे से तो नहीं पूछा गया था, मेरे से तो ये भी इंट्रो भी नहीं हुआ था कि आपका क्या है क्या नहीं। सीधे मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन किया कि वन संरक्षण में सेना का क्या योगदान है। मैं गया और सीधे बैठा चेयर पे ही, मुझसे पूछा कि वन संरक्षण में सेना का क्या योगदान है। अब ये है तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, तो मेरे को नहीं पता था कि भाई क्या है क्या नहीं है। 2-3 बार मैं बोला, पहले तो मैं सुन नहीं पाया सर के लिए, मैं बोला सॉरी सर। मैं तो बात फिर से उन्होंने धीरे से ही बोला, मैं बोला सॉरी। तो बोला आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आर्मी का क्या रोल है। तब मुझे समझ में आया कि आर्मी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात हो रही है। तो मैं उन्हें बताया था कि एक कैंटीन, जैसे जहाँ कैंट एरिया होती है वहाँ आर्मी के लिए बहुत सारी खाली जगह मिली होती है, वहाँ फॉरेस्ट को अगर आप लगा देंगे, अगर आप वनारोपण या वृक्षारोपण करेंगे वहाँ, तो वहाँ कई वन्य जीव संरक्षण भी हो जाएंगे। इस तरह से जो है सेना अपना योगदान दे सकती है फॉरेस्ट कंजर्व करने में। मेरे पीसीएस ज्वाइन करने के पीछे तो कई चीज़ें थी। पहले तो ये था कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, ठीक है ना। तो मैं एसडीएम क्यों बनना चाहता हूँ, सबसे पहले तो यही है कि ये जो कार्य करने की डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सारा चीज़ें क्या होती है, अगर आप एसडीएम बन गए तो आपके पास जैसे आप डीएसपी है, कई सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आप रेगुलेट कर लेते हो, है नहीं। और कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वहाँ लूपहोल्स होते हैं, उसको आप ठीक करने में अपने हेल्प कर सकते हैं, और आप सोसाइटी की कहीं ना कहीं हेल्प कर ही देते हैं। तो इस वजह से डेट्स वाई कि हम जो है एसडीएम में जो है मैं सिलेक्ट हुआ और जाना भी चाहता था। क्या रिपीट करिए क्वेश्चन। देखो इसके लिए रहता है कि आपका एक तो फ्रेंड सर्किल है नहीं, आपके फ्रेंड सर्किल में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये फील्ड ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एक बार में 10-10 चले जाएं, 5-5 चले जाएं। कोई एक फ्रेंड हमारे फ्रेंड सर्किल में चला जाएगा, वो भी हमसे 1-2 साल के आगे पीछे ही जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो दूसरा, अगर आपका कोई फ्रेंड अगर सेलेक्ट हो जाता है तो आपको एक हिम्मत मिल जाती है कि भाई ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको देखे हुए होते हैं कि भाई किस तरह की स्ट्रेटजी वो फॉलो किया है, किन किन चीज़ रिसोर्स को फॉलो किया है, हमारी खुद की क्या कमियां होती हैं उनको एनालिसिस कर लेते हैं। और दूसरा ये रहता है कि आपका फैमिली सपोर्ट, अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है और आप अच्छे से हैं तो आप कर लेंगे। तीसरा रहता है कि अभी मैं एक दूसरी क्लास में ही बता के आया था, आपके लिए भी वही बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो एम है, अगर हम चाहते हैं कि हमको यही प्राप्त करना है और हम मन बना के आए हैं कि अगर वो हमारा खुद का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से आप उसकी ओर सोचेंगे, अपनी गलतियों का एनालिसिस करेंगे और अगले टर्म के लिए या अगले जो है प्रॉब्लम्स के लिए आप फिर से एग्जाम में बैठेंगे। वो सबसे पहला रहता है, देखो मेरे हिसाब से कि ना तो हम सब अच्छे से सिलेबस पढ़ते हैं,
यहाँ आप सभी लोग होंगे, मुझे लगता नहीं है कि 60-70% लोगों को या कम को मान लेते 10-20% लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको सिलेबस नहीं पता होगा। सिलेबस ना पता होना ये रहता है कि हम भटक रहे होते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। जैसे इन्वायरमेंट की अगर हमको पता है कि इन्वायरमेंट ये टॉपिक हमको पढ़ना है तो हमको अच्छे से कर लेंगे। तीसरा रहता है कि PYQ, अगर आप PYQ करते हैं तो आपको ये पता होता है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उस सेक्शन पे ज़्यादा जो है फोकस कर लेंगे। तीसरा, हमको अपनी एरिया नहीं पता होती कि हम किस पे स्ट्रांग है किस पे वीक हैं। अगर हमको ये पता है ये स्ट्रांग मेरा एरिया है तो इस पर मैं कम भी दूंगा तब भी मैं अच्छा कर लूँगा, और कुछ एरिया मेरी वीक एरिया है तो मैं उस पर मेहनत ज़्यादा करूँगा, तो उसमें जितना मैं कर पा रहा था उससे एवरेज थोड़ा अच्छा कर लूँगा। ठीक है। जैसे आपने बताया कि GS में तो कोई और रिसोर्स, मुझे लगता है देखो रिसोर्स के पीछे भागना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ज़्यादा रिसोर्स मत पढ़िए। आप एक बार जनरल कॉन्सेप्ट मान लीजिए। जैसे मैं मेंस जब देने गया था तो अब मेरा क्या था कि 2-2.5 महीने मुझे मिला था, क्योंकि उस समय मेरा BEd का एग्ज़ाम आ गया था और मैं MA भी कर रहा था। 1 महीना मैंने लगभग उसी में गवा दिया, और मुझे ये था कि मैं किसका टेस्ट ही लगाऊँ किसका ना लगाऊँ, इसमें मेरा बहुत समय चला गया। बाद में मैं PYQ देखा, और PYQ से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। और जब मैं गया तब मैं सोचा कि पॉलिटी अब रिवाइज कर लूँगा, मैं कभी कर ही नहीं पाया। अगर वो चीज़ें मैं पहले नहीं पढ़ा हुआ होता और मैं उन चीज़ों को रिवाइज भी नहीं किया होता तो शायद मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता। रिसोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चीज़ें हैं कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपका बेसिक है वो अच्छा है कि नहीं है। अगर वो अच्छा है तो आप कर जाएंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन का क्या रहता है, फॉर्मेट सब अलग अलग लिखते हैं, बट ये कि बेसिक फॉर्मेशन है वो आपका सही होना चाहिए। जैसे उसमें टैग वर्ड कारण बताइए, आलोचना है, आपने क्वेश्चन में आलोचना की है कि नहीं की है, उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, वो फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, उस बेस पे आप करते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि आपका खुद का जो यूनिकनेस है, कुछ चीज़ों में आप कुछ चीज़ें अच्छा कर देते हैं, क्योंकि सारे टॉपर्स कुछ ना कुछ तो लिखते ही हैं अच्छा, तभी तो अच्छा कर पाते हैं वो। हम सब लोगों के बीच में किसी के पास नॉलेज की कमी थोड़ी है, सबके पास नॉलेज है। मैं पुनः आप सभी लोगों का और हमारे गेस्ट देवेन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे यहाँ आए, आपका आभार है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको जो भी आपके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया वो बहुत ही काम देने वाला है आपको। जब आप अपने सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना है, इनको समझना है और इसी को लेकर आगे बढ़ना है। कोई ना कोई आपका मार्गदर्शन होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। सेंटर फॉर एम्बिशन के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग तालियां बजाएंगे। थैंक यू।